नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में जिहादियों के बढ़ते प्रभाव की, हिंदुओं के प्रति जिहादियों की बढ़ती हिंसा की और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की तेज हो रही मांग की। नेपाल का विपक्ष और नेपाल राज परिवार के समर्थक लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग जैसे जैसे तेज हो रही है, जिहादी ताकतें भी वैसे वैसे हिंदुओं पर हमलावर हो रही है। पिछले दिनों छठ पूजे के मौके पर नेपाल के तराई क्षेत्र में दर्जनों जगहों पर जिहादियों ने छठ व्रतियों पर जानलेवा हमला कर हिंदुओं की आस्था को अपमानित किया। इस संगठित हिंसक हमले में दर्जनों छठ व्रती घायल हुए। हालांकि बाद में इसका जबरदस्त प्रतिकार भी हुआ, लेकिन चिंता की बात यह है कि नेपाल में जिहादी ताकतें लगातार मजबूत हो रही हैं। नेपाल की वामपंथी सरकार का इन्हें संरक्षण मिल रहा है। साथ में पाकिस्तान की आईएसआई और दूसरे आतंकी संगठन नेपाल को इस्लामिक स्टेट बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है। आज हम बात करेंगे कि विश्व मानचित्र पर दिखने वाला एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई को कैसे मजबूत किया जाए, सनातनी परंपरा सापेक्ष राष्ट्र और सरकार कैसे वहां पर स्थापित किया जाए, और सबसे अहम ये कि हिंदू राष्ट्र बनाने के एजेंडे को विफल करने में जुटी ताकतों से कैसे निपटा जाए। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे नेपाल की स्थिति पर करीब से नजर रखने वाले विचारक महेश अग्रवाल जी की। इसके अलावा हमारे साथ होंगे राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह और जयंत माइनकर। तो करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा से पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। – 2006 से जोर पकड़े आंदोलन के बाद 2008 में भारत के पड़ोसी हिंदू राष्ट्र नेपाल में राजशाही का खात्मा कर वामपंथ ने शासन संभाला। हिंदू राष्ट्र की पहचान मिटते ही वामपंथी कट्टरपंथी जिहादी ताकतें हावी होने लगी। परिणाम, पूरी व्यवस्था अंदर से खोखली होने लगी। वैश्विक जिहादी ताकतों ने कट्टरपंथियों को मदद पहुंचाई। नेपाल के शासन व्यवस्था पर वामपंथ और समाज में कट्टरपंथी ताकतें हावी हुई। इसका खामियाजा हिंदू समाज ने भुगता। भाई भाई का भ्रम साल दर साल दूर होता गया। 15 साल में ही नौबत ऐसी हो गई कि अब छठ पूजा के लिए घाट पर जाने वालों पर जिहादी हमला करने से नहीं हिचकते। हिंदुओं का साथ पुलिस ने भी नहीं दिया। जिहादी ताकतें मारकाट को आमदा है। इसका पॉजिटिव पक्ष बस इतना कह सकते हैं कि हिंदुओं को अब संकट समझ में आया है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच संवैधानिक राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की बहाली के लिए आंदोलन देशव्यापी हो रहा है। छठ पर्व मना रहे थे, उस समय में जिहादी लोग ने आतंकवाद शैली में हमला किया है। ऐसा हमला बारंबार अगर वो जिहादी लोग कर रहे, हम उससे चुनौती देना चाहते हैं। अगर तुम लोगों ने ऐसा कर लिया है, ऐसा बारंबार विधर्मी का साथ, जिहादी का साथ दे रहे हो, अगर इस तरह के साथ दे रहे हो तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। देश भर का, विश्व भर का हम सनातनी हिंदू जाग लेंगे। आगे के दिन में हमारा धर्म संस्कृति मिट जाएगा, हमारा राष्ट्र मिट जाएगा, हमारे छोरी चेली बेटी का बलात्कार हो जाएगा, हमारा देश ही संकट में पड़ जाने वाला है। नेपाल की विपक्षी पार्टी के नेता भी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में रहे हैं। अब बस हिंदुओं को संगठित होना होगा और साथ ही तय करना होगा कि उनके लिए हितकर क्या है और कौन है। जी हाँ, तो नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है, और तेज होने के साथ साथ वहाँ जिहादी जो ताकतें हैं जो इसका विरोध कर रही हैं, उनके हमले भी तेज हो रहे हैं। वो भी मजबूती से इसका मुकाबला कर रहे हैं, या कहें जो वो भी अपनी साजिश को तेज कर रहे हैं। हमले तेज हो रहे हैं, और अभी जो छठ व्रतियों पे जो हमला हुआ है वो एक चिंता का विषय है। उसके बाद से प्रतिक्रियाएं लगातार समाज में आ रही हैं। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या जो मुहिम थी हिंदू राष्ट्र फिर से घोषित करने की, वो मुहिम को झटका लगा है, क्या उस मुहिम को रोकने की जिहादी ताकतों की जो कोशिश थी वो कोशिशें मजबूत हुई हैं। इसी पे चर्चा करेंगे। महेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, अविनाश जी और जयंत मानकर हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का सबसे पहले तो स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत महेश जी मैं आपसे करना चाहूँगा, चूंकि आप नेपाल भी जाते रहे हैं, आते रहे, और नेपाल की जो समस्या है या नेपाल की जो बात हम लोग कर रहे हैं उस पर काफ़ी करीब से आप नज़र रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं। इससे पहले भी आपसे बात होती रही है इन मुद्दों पे। आज मैं जानना चाहूँगा कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग वहाँ पे चल रही है, क्या आपको लगता है कि अब नेपाल में हिंदू संगठित तो हो रहे हैं, लेकिन साथ में जिहादी भी संगठित हो रहे हैं, और जिहादियों का हमला या जिहादियों का आक्रमण या जिहादियों की रणनीति जो है
वो अब जिस तरीके से हिंदुओं पे हमले कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आंदोलन का नुकसान पहुंचेगा, या जिस लक्ष्य को पाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है उस लक्ष्य को पाने में देरी होगी, या उसमें कोई बड़ी बाधा आने वाली है? मैं सबको नमस्कार करता हूँ। जी आज का दिन जो है अशोक सिंघल जी की आज पुण्यतिथि है। जी आपके टीवी के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद के हमारे पुरोधा अशोक सिंघल जी को मैं नमन करता हूँ। बिल्कुल, हम सब भी नमन करते हैं। बिल्कुल, नेपाल की स्थिति को यदि आप देखें, 1991 में नेपाल की जनगणना में मुसलमानों की संख्या 1.8%, 2001 में मुसलमानों की संख्या 2.8%, 2011 की जनगणना में 4.8, और 2021 की जो अभी जनगणना होने वाली है उसमें मेरा आकलन है 18 से 20% की आबादी वहां इस्लाम धर्मावलंबियों की होने वाली है। बिल्कुल, ये पूरे विश्व में देखा गया है। जहां जहां डेमोग्राफी में मुस्लिम संख्या बढ़ी है वहां पे इस तरह की व्यवस्थाएं चलती चली आ रही है, चाहे वो हमारा कश्मीर हो, बिल्कुल, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारत की स्थिति में देखें, और अब नेपाल की परिस्थिति वैसी बन रही है। बिल्कुल, अब ये जो एक खतरनाक संकेत यह है कि 3% आबादी बढ़ती है 20 वर्षों में, और मात्र 10 वर्षों में 5%, 4.8 से वो 18 और 20 हो रहे हैं। तो ये साफ ये दर्शाता है कि कोई बाहरी शक्ति है जो नेपाल को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है, और अपने भारतवर्ष के दो दुश्मन हैं, उसमें एक चीन है और एक पाकिस्तान है, और नेपाल में चीन और पाकिस्तान का गठबंधन मजबूत है। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में हिंदुओं का जो एकत्रीकरण हो रहा है ये बहुत ही जरूरी है, और नेपाल को जो सेकुलर स्टेट बनाया गया मात्र 400-500 लोगों की सहमति से बनाया गया, इसका रेफरेंडम होना चाहिए। मैं नेपाल सरकार से मांग करता हूं, जिसकी भी सरकार हो, कि वो एक रेफरेंडम कराए और जनता से राय ले कि नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र रहेगा या सेकुलर राष्ट्र रहेगा। मैं इसकी मजम्मत करता हूं, और मैं वहां की शासन व्यवस्था से मांग करता हूं बिल्कुल कि यथा रेफरेंडम करा के रेफरेंडम के आधार पर संविधान में परिवर्तन करके पूरे विश्व का एक स्थापित हिंदू राष्ट्र को इन लोगों ने जो कलंक लगाया है उसको फिर वो पुनर्स्थापित करेंगे, मेरी मांग है। बिल्कुल। एक चीज महेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद जैन जी के पास जाना चाहूंगा। जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन नेपाल में अपनी भूमिका बढ़ा रहे हैं, अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं, वहाँ के शासन में सीधा हस्तक्षेप है इनका, और भारत विरोधी जो मुहिम वहाँ पर चलाई जा रही है उसमें इन दोनों देशों की भूमिका है और प्रत्यक्ष रूप से भूमिका है। क्या आपको लगता है कि भारत की भूमिका जो होनी चाहिए, ये जो हिंदू संगठन वहाँ पर जो कार्यरत हैं, जो सक्रिय हैं और हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार प्रत्यक्ष तौर पे इनका साथ नहीं दे रही? क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी पॉलिसी जो है नेपाल के प्रति जो है उसमें भी कुछ बदलाव लाना चाहिए, और भारत को नेपाल में हिंदू राष्ट्र स्थापित हो इसके लिए खुल करके सामने आना चाहिए? भारत की अपनी समस्या है। भारत अपने आप को 1977-78 के बाद एक सेकुलर स्टेट कहता है, तो शासन और प्रशासन के तौर पर, सरकार के तौर पर भारत के मुंह बंधे हुए हैं, वो नेपाल में हिंदू राष्ट्र की वकालत नहीं कर सकता है। बिल्कुल। ये एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करना होगा। एक बात यहां समझने की आवश्यकता है, नेपाल के इतिहास में कहीं भी गुलामी नहीं है, कहीं भी बाहर के शासकों का वहां हस्तक्षेप नहीं है। बिल्कुल। उसका नतीजा है कि वहां की जनता डेमोग्राफिक चेंज के विषय में जानती नहीं है। बिल्कुल। और इसी का फायदा जो है, इसी का फायदा वहां के जिहादी जो पाकिस्तान और चीन जो है इसी का फायदा उठा रहा है। जैन जी, मैं आऊंगा आपके पास, तभी जाके यहाँ सफलता मिल पाएगी, नहीं तो सफल होना मुश्किल है। बिल्कुल।
जैन जी, क्या आपको लगता है कि नेपाल में जो हो रहा है उसमें, जो सवाल मैंने अभी महेश जी से किया वही सवाल मेरा आपसे भी, क्या आपको लगता है जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जो हिंदू संगठन भारत में कर रहे हैं, नेपाल में भी ये आंदोलन चल रहा है और काफी तेज हो रहा है वो आंदोलन, वहां पर जिस तरीके से भारत नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज हो रही है, उसी तरीके से या कहें उसी रेशियो में, उसी इंटेंसिटी से उनको रोकने वाले तत्व जो है, जिहादी तत्व है, वो भी अपनी सक्रियता वहां पे बढ़ा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत की भूमिका अभी सही है या भारत को अपनी भूमिका चेंज करनी चाहिए नेपाल के प्रति? वो हिंदू राष्ट्र नेपाल को बनाना चाहते हैं कि नेपाल के जरिए भारत का हिंदू राष्ट्र करना चाहते, ये अलग बात है। ये सीधा अगर ये है भी तो इसमें गलत आपको आपत्ति क्यों है? नहीं, मेरा किसी भी थियोक्रेटिक स्टेट को विरोध है। वो क्या पाकिस्तान मुस्लिम है या और कोई एक विशिष्ट धर्म का है, इसके लिए हम भी ऐसे रहे, ऐसे मानने में धर्म के नाम पर जो भी राज चलता है, चाहे वो इस्लाम रहे या कोई भी मेरा ही क्लैन श्रेष्ठ मानने वाला हिटलर रहे, ऐसे जो भी कोई रहे हैं उनके साथ क्या हुआ है ये इतिहास गवाह है, इतिहास जानता है हिटलर के साथ क्या हुआ। मेरा ही वंश। आप हिटलर से किसकी तुलना कर रहे हैं? आप हिटलर से किसकी तुलना कर रहे हैं? मैं क्यों करूंगा? जिसको अगर काफी करना है वो कर ले, जिसको पता है कि हमारी राजनीति बिल्कुल हिटलर जैसी है। जैन जी, विश्व में जितने भी देश हैं, ज्यादातर इसमें अगर आप देखें तो या तो इस्लामिक कंट्री है या क्रिश्चियन कंट्री है। हिंदू राष्ट्र तो विश्व में कोई नहीं, एकमात्र नेपाल हिंदू राष्ट्र था जिसको ये मैं मानता हूँ और ये मैं मानता हूँ कि जितने भी अनस्टेबल कंट्रीज अगर पूरे संसार में है तो वो इस्लामिक स्टेट वाले हैं, तो वी शुड बी सेक्युलर, तभी हम स्टेबल रह सकते हैं। रोज हम हाथ में लाइट मशीन गन लेके घर के बाहर नहीं जा सकते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो क्या आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान और दूसरे जो मुस्लिम कंट्री हैं उनको ये नसीहत दे रहे हैं कि वो सेक्युलर हो जाए? मैं तो ये सबको दे रहा हूँ, बिल्कुल सबको दे रहा हूं मैं ये, और ना ही अब बिल्कुल नेपाल को या यहाँ तक कि भारत को भी जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उनको भी दे रहा हूं कि जितने हम सेक्युलर रहे, अगर आपके हिसाब से ये बोलेंगे कि अमेरिका में क्रिश्चियनिटी क्यों है, तो वहां भी सेक्युलरिज्म है, इंग्लैंड में भी है। जिसको जो करना है अपने घर में रह के करे। सेकुलर का मतलब, जयंत जी, मुझे लगता है कि सेकुलर का मतलब जो है, आप अपनी तरफ से उसको सेकुलर आप क्या समझते हैं? सेकुलरिज्म का क्या मतलब? धर्मनिरपेक्ष समझाएंगे। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या है सेकुलरिज्म, क्या है? देखिए इसका, देखो ये तो एक बुकिश बात हो गई, लेकिन ये ठीक है, अब ये बताना ही पड़ेगा अगर ऐसे माहौल में। तो मेरा इस स्टेट का कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन जो अपने अपने फेथ के हिसाब से चलना चाहता है वो चले। देयर इज नो इंटरफियरेंस बाय एनी अदर रिलीजन इन एनी अदर्स रिलीजन। यही बात तो हिंदू धर्म भी कहता है, यही बात तो सनातन की भी तो यही परंपरा है, सनातन की तो यही परंपरा है, और इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। बोलने वाला शब्द वही मेरे को ऑब्जेक्शन है कि जब आप हिंदू बोलते हैं, ये बोलते फिर बोलते कि आपकी ये मस्जिद से वो बांग। आपके इस विरोध पे मुझे शर्म आती है, आपके इस विरोध पे मुझे शर्म आती है, नहीं आपके इस विरोध पे मुझे शर्म आती है और मुझे बड़ी हंसी आती है। शब्द ऑब्जेक्शन है। अविनाश जी, मुझे लगता है अविनाश जी जवाब देना चाहते हैं। अविनाश जी क्या कहेंगे? जयंत जी की जो परिभाषा है और जयंत जी का जो ये शब्द मुकेश, दिस इज नॉट फेयर। ये शब्द ऐसा यूज नहीं करो। देखो मेरे व्यूज है, मैं रख सकता हूँ। मैं आपके व्यूज से मैं सहमत रहूं, ये कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना? आप जबरदस्ती में आप कह रहे हैं कि आप मुझे शर्म आ रही है, तो आ रही है ना, मैं आपके कहने से नहीं शर्म करूं। नहीं आ रही है तो आप करो ना, इसीलिए तो आप कह रहे हो बेशर्म, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आपको नहीं आ रही है, आपको नहीं आ रही क्योंकि आप समझ नहीं रहे ना, आपको नहीं आ रही, आप बेशर्म है, इसीलिए आपको नहीं आ रही। आप कह क्या रहे हैं? आप कह क्या रहे हैं? आपको समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। ये शर्म, ये सोच जो है बेशर्मी है, ये सोच नहीं है, ये बेशर्मी है। अविनाश जी, बिल्कुल अविनाश जी, बिल्कुल ये आपकी सोच पे मुझे शर्म आ रही है, शर्म आ रही है, मुझे तो आ रही है। आपके कहने से मैं शर्म ना करूं, आपके कहने से मैं खुश हो जाऊं। और आपने मुझे बोला है कि शर्म आ रही है अलग है, और आपने मुझे बेशर्म कहा है। हाँ बिल्कुल, आपकी सोच बेशर्म है।
आप हिंदू होते हुए भी अगर इस तरीके आप सनातन परंपरा से होते हुए भी अगर आप इस तरीके की सोच रखते हैं तो मुझे भी आप पे शर्म है, आपकी सोच पे शर्म है और आपकी सोच को मैं बेशर्म कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा मैं, आपकी सोच बेशर्म सोच है अविनाश जी। ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। आप कह सकते हो, आप कह सकते हो, आप कह सकते हो, आपको गलत लगेगा, अभी आपको गलत लगेगा, आपको बहुत सारी चीजें गलत लगेगी। मुझे लग रहा है कुछ डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कुछ है आपकी सोच में। आप जिस तरीके से सोच रहे हो ना, आप जिस तरीके से जैन जी सोच रहे हो, वही सारी समस्या का जड़ है, वही सारी समस्या का जड़ है आपकी सोचने के तरीके में ही। ठीक है, ठीक है अविनाश जी, सिंगल तो वो अविनाश जी जिसने 2014 में बोला था कि भैया ये तो पहला हिंदू राजा बन गया। अरे वो आदमी है जिसकी वजह से ये आज तक 10,000 लोग राम मंदिर आंदोलन में मारे गए। उस आदमी के अब ये आप तीनों की जो लाइन है वो मेरे को दिखती है। और फिर तीनों की लाइन, तीसरे लोगों ने तो कुछ बोला भी नहीं भाई, तीसरे ने तो कुछ बोला भी नहीं, आपको लाइन पता चल गई भाई, आप तो गजब भविष्य वक्ता है, मुझे इसीलिए तीसरे ने तो कुछ बोला नहीं, आपको लाइन पता चल गई भाई। जैन जी आपकी पता चल गई, मेरे को आपकी भी पता चल गई। हाँ तो ठीक है, मेरी पता चल गई, मैंने बोला मैं तो खुले बोलता हूँ, मेरी है ये, मेरी सोच है ये, बिल्कुल। मुझे नमस्कार जैन जी, नमस्कार, मुझे बोल लेने दीजिए। देखिए मुकेश जी, आपको ढेर सारा नमस्कार, आपके श्रोताओं को ढेर सारा नमस्कार और आने वाली कार्तिक पूर्णिमा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं बहुत जैन जी को भी दीजिए, जैन जी पता नहीं स्वीकार करें ना करें, जैन जी स्वीकार करें। मैं देने, हम हिंदू हैं, हम देने वाले हैं, और मैं बहुत जोर से आपके सारे श्रोताओं को कहूंगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नंबर 1, नंबर 2 गर्व से कहो, ये स्लोगन किसी भी रिलीजन ने देने के खिलाफ। एक मिनट रुकिए, किसी भी रिलीजन ने देना नहीं रुकिए, मैं बोल रहा हूं, इसी प्रकार से हिटलर ने किया था, उसको सुसाइड करनी पड़ी थी। जैन जी आप सुनिए तो, आप सुनिए तो, मैं बोल, अरे यही बोलने दीजिए ना, आप बोलने दीजिए जी। अब दूसरी बात, इन्होंने सेकुलर की परिभाषा दी, बिल्कुल गलत। सेकुलर का परिभाषा ये नहीं है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता। सेकुलर का परिभाषा ये होता है कि स्टेट सारे रिलीजन में विश्वास करता है और सारे रिलीजन को एक बराबर ट्रीट करता है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता। रुकिए जैन जी आप सुनिए ना, मैं आपको भी मौका दूंगा, मैं दूंगा मौका। आप उम्र पार कर चुके हैं, आप उम्र पार कर गए, आपको सिखाएंगे नहीं, आप खुद सीखेंगे। आप रुकिए। अब तीसरी बात, ये हिटलर की बात कर रहे थे, बिल्कुल क्लियर बोल रहे थे, हिटलर शाही तो है ही है। आप महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार को देख लीजिए, बिल्कुल हिटलर शाही है। आप कोई भी पारिवारिक पार्टी को देख लीजिए, वहां बिल्कुल हिटलर शाही है। तो ये बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे थे। इनके स्वर से स्वर मिलाता हूं कि जितनी भी पारिवारिक बेस पार्टी है, चाहे वो चाइनीज गांधी परिवार हो, चाहे अखिलेश की परिवार हो, चाहे ठाकरे की परिवार हो, चाहे साउथ में परिवार हो, वो हिटलर। चाहे संघ परिवार। चौथी बात, नेपाल, एक मिनट संघ परिवार नेपाल के बारे में एक मिनट नेपाल के बारे में अंग्रेजों ने अपने 200 साल के राज में ये लिखा था कि नेपाल का हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू स्टेट जो है, दैट इज अ बफर बिटवीन चाइना एंड इंडिया। उन्होंने नेपाल की स्वाधीनता को कभी छीनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि नेपाल का हिंदू राष्ट्र ही उनको चाइना से बचा सकता है। और यही इस देश का यथार्थ है और यही इस पूरे दुनिया का यथार्थ है कि अगर ये दुनिया और देश बचेगा तो इसको बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही होगा और कोई नहीं, जिसको हम सनातनी कहते हैं। नंबर 4, आप ये देखिए, इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहां राजा भी है, रानियां भी है और एक डेमोक्रेसी भी है। नेपाल में जिस दिन से ये मोनार्की खत्म हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिसको कहते थे, वो खत्म हुई, उसी दिन से उस राज्य का पतन शुरू हुआ। और जैसे ही उस राज्य का पतन शुरू हुआ, पूरे विश्व में जैसे चाइना हर राज्य से या हर स्टेट, उस तरह के स्टेट से फायदा उठाने की कोशिश करता है, उसने नेपाल में भी फायदा उठाने की कोशिश की। और पाकिस्तान के बारे में हम क्या कह सकते हैं? हाँ, आज अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की, अगर पुनर्निर्माण नेपाल के होने की बात, अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हुई है, इसका मतलब है वहां के लोग नेपाल का पुनर्निर्माण चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू राष्ट्र का मतलब है विश्व गुरु के रास्ते पे चलना और अपने राज्य का पुनर्निर्माण करना और निरंतर राम राज्य की कल्पना में सभी गरीब अमीर को बराबर करते हुए उनका आगे बढ़ाना।
जैन जी आप, मैं आऊंगा आपके पास। मुझे पता है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू नाम से, हिंदू राज्य के नाम से, राम राज्य के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है? नहीं, आप इतने चिढ़ क्यों जाते हैं? कोई बोलता है आपके चेहरे के इंप्रेशन से पता चलता है लोगों की आपको कितनी चिढ़ है। मुझे लगता है आप कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाते आप? नहीं, आप कन्वर्ट हो जाना चाहिए आपको। मुझे लग रहा है जिस तरीके से आपको चिढ़ है, नहीं आप बदल लीजिए धर्म। मुझे लगता है एहसान होगा, एहसान होगा, नहीं एहसान होगा आपको। आप जिस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से आप चिढ़ते हैं, लगता है कि आपका बेकार है रहना। नहीं, मुझे लग रहा है, मैं ठीक है, मैं महेश जी के पास आऊंगा। महेश जी ठीक है, आप महेश जी आप डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं डिस्कशन नहीं, मैं आप डिस्कशन के बीच में ही ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं ना। आप डिस्कशन के बीच में ही तो आपकी प्रतिक्रिया आ रही है। आप दूसरे अविनाश जी बोल रहे हैं, आप उसमें प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप जवाब दूं, जवाब आप दीजिए, मैं दूंगा समय, लेकिन पहले मैं महेश जी के पास जाऊंगा। मुझे आपके कमेंट की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूं। ओके महेश जी, देखिए मैं फिर से वहीं आता हूं, चाहे इस्लामिक स्टेट रहे, चाहे हिटलर रहे, चाहे इटाली फैसिस्ट रहे, जो भी राज, यहाँ तक कि यूरोपियन जो यूरोपियन जिसके ढांचे के ऊपर हमारी संसदीय लोकशाही बनी है, ब्रिटेन, उन्होंने भी वेटिकन सिटी, पोप की जो भी कोई 14वीं सदी तक की उनकी पोप जो बोलता था, वो एक जिस प्रकार से किसी राम राज्य के से जो माना जाता था, अब ये सिटी अलग है। आप मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन लीजिए। ठीक है, सुन रहे हैं, बिल्कुल आप बोलिए। बात ऐसी है, ये उन्होंने छोड़ा, प्रोटेस्टेंट इसीलिए बने, वो रोमन कैथोलिक से बाहर निकले और प्रोटेस्ट करके प्रोटेस्टेंट बने। देखिए जो भी राज, मैं पॉलिटिकल साइंस, देखिए ये उनके धर्म की खामी थी, ये उनकी खामी थी, उनकी तुलना सनातन से नहीं की जा सकती ना। पॉलिटिकल साइंस देखिए ये क्रिश्चियनिटी या इस्लाम की तुलना सनातन से नहीं की जा सकती, इसलिए नहीं की जा सकती। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन वो उनकी खामियां थी। खड्डे में जाता है। ठीक है, वेटिकन सिटी, आज वेटिकन सिटी, चलिए हम नेपाल के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, नेपाल पे केंद्रित रहे हम महेश जी के पास जाना चाहेंगे। ठीक है, आप नेपाल के संदर्भ में, आप जैन जी आप बोल रहे हैं, मुझे नेपाल के संदर्भ में बताइए, क्या आपको लगता है? बिल्कुल ये बात मैं मानता हूँ, बिल्कुल। देखिए मैं मानता हूँ कि नेपाल इज बीइंग यूज, नेपाल का यूज पाकिस्तान भी करता है और चाइना भी करता है इंडिया के खिलाफ। ये जानकारी रखने के लिए मुझे नेपाल जाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ। यहाँ तक कि नेपाल एक ऐसा राज है, मुझे नेपाल की राजनीति भी पता है कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय में डिवाइड हो चुकी है, और अभी माओवाद का अभी उदय वहां हुआ है, तो वो चाइनिक नहीं हुआ है जैन जी, 25 साल 30 साल पहले उदय हुआ है। मैं बोलूँ कि आपसे सुनो, 15 साल से हो गए, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, चाइना जाते हैं, चाइना से अपने को जितनी हेल्प चाहिए वो ले लेते हैं, हमारे पास आते हैं, देखो चाइना ने दिया है, आप कितना देंगे, तो हमको उनको देना पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर आवर ओन करके हमको देना पड़ता है। तो नेपाल पॉलिटिकली दोनों से बेनिफिट लेता है, पाकिस्तान से भी लेता है, और हमको ज्यादा ये बरतनी चाहिए कि भैया ये बफर जोन बन के, क्योंकि मैं भी कोई देशद्रोही नहीं हूँ, ये नेपाल भी ऐसा एक बफर जोन बन के हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक ना बन जाए, ये केयर हमको भी करनी चाहिए। वी नीड टू टेक केयर, क्योंकि वो चाइना को भी हमको संभालना है, हमको पाकिस्तान को भी संभालना पड़ता है। एक एक एक्टिविटी करते हुए इट इज आवर ड्यूटी कि नेपाल एक ऐसा वॉर जोन ना बन जाए, जो ब्रिटिश लोगों ने बिल्कुल बराबर बोला है कि द टू जायंट्स, हम दोनों अगर जायंट है पॉपुलेशन वाइज, इंडिया और चाइना, तो उनके बीच में ये एक बफर जोन बन सकता है, तो ये ना होए उसके लिए वी नीड टू टेक केयर। अब अनफॉर्चुनेटली वी नीड टू हैव अ हिंदू फॉरेन अफेयर्स डिफेंस पॉलिसी जो 7 साल से चल रही है, इतनी अच्छी चल रही है, इतने दिनों से नेपाल हिंदू राष्ट्र था तो समस्याएं नहीं थी। आप जैन जी इस बात को तो मानते हैं ना? जैन जी ठीक है, मैं एक सवाल का जवाब दीजिए। मार दिया था जैन जी, एक सवाल भाई, 2015 से पहले जब संविधान वहां का सेक्युलर नहीं था, जब सेकुलर संविधान नहीं था 2015 से पहले, तो इतनी समस्याएं नहीं थी ना जितनी समस्याएं आज। नहीं ऐसा नहीं, मैं समस्याएं नहीं थी ना, यहाँ तक कि तो जब तक वो हिंदू राष्ट्र था नेपाल, जब तक हिंदू राष्ट्र था, जब तक संविधान उसका हिंदू राष्ट्र था। अब मैं वो वर्ड यूज नहीं कर पाऊंगा करना, लेकिन ठीक है, नेपाल पॉलिटिकली दोनों ओर जाके बार्गेनिंग करके, चाइना जाके हमारे पास आके जितना बेनिफिट लेता है, वो जितना मिलता है वो लेते रहता है,
ऊपर से थोड़ा सा ब्लैकमेल होकर ज्यादा बेनिफिट लेता है, विच इज अ फैक्ट। ये लेकिन करते हैं। कम से कम भारत को तो, भारत की जनता और आप जैसे जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, तो उन्हें तो कम से कम वहां पर हिंदू राष्ट्र का समर्थन करना चाहिए। आप जब यहाँ बैठ नहीं, करके नहीं, ये आप मुझे उसका क्या करना है? विरोध मैं करेंगे, इंसानियत को समर्थन करता हूँ, मैं इंसानियत से ज्यादा किसी को समर्थन नहीं करता हूँ, और मैं उस रिलीजन को नहीं मानता हूँ जो दूसरे रिलीजन को मानता ये हूँ। जो है ना, ये कवच है, ये जो है ढाल है, जैसे आप जैसे लोग ये जो हिंदू कवच कहते हैं तो ना, ये ये ढाल कवच का आप इस्तेमाल अक्सर करते हैं। मैं स्वीकारते महेश जी के नहीं, पास ये जाना कवच चाहूंगा। हिंदू नहीं है, महेश जी, कवच आप स्वीकारते महेश जी, नहीं महेश जी, है, ठीक है, मैं देखिए वो नेपाल इंसानियत सेंट्रिक की कवच डिस्कशन कैसे है, हो आप लोग सकता है? डिस्कशन को इधर उधर ले जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल करें। महेश जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि ये जो नेपाल में जो आंदोलन चल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तराई के इलाके में और एक खास इलाके में ज़्यादा वहाँ पर कंसंट्रेट है, वहीं पर उसकी सक्रियता देख रहे हैं, लेकिन पूरे नेपाल में क्या आपको लगता है कि पूरे नेपाल, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जाते हैं नेपाल के लोगों में, जो लोग वहाँ पर हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पे, उनसे आपके संबंध, आपकी बातचीत होती रहती है। मैं आपसे जान रहा था कि ये आंदोलन कितना मजबूत है। क्या पिछली बार 6 महीने पहले जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपसे जो बातचीत हुई वही स्थिति है, या आपको लगता है कि ये आंदोलन कुछ आगे बढ़ा है? क्या हम ये उम्मीद करें कि आने वाले 1 साल 2 साल में ये आंदोलन जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा? देखिए, लक्ष्य तभी मिलेगा, हिंदू जगता कब है? जब मार खाता है, और अब मार खाना शुरू हो गया उनका, तो अब हिंदू जगेगा। पहाड़ी जो मूल है, नेपाल को 2 रूप से देखना पड़ेगा। बिल्कुल, नेपाल की तराई मूल और पहाड़ी मूल। बिल्कुल। और मैं लोगों को जमाने से कहता रहा हूं, पहाड़ी मूल के लोग बड़े सीधे साधे हैं। उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज का अर्थ और उसका दूरगामी प्रभाव जाना ही नहीं है। उस कारण से पहाड़ी मूल का सबसे पहले टारगेट जो है इस्लामिक संगठन का पहाड़ी मूल है। बिल्कुल। पहाड़ी मूल के घरों में जाके किराया लेना, उस घर में रहना और उनकी लड़कियों से शादी विवाह कर लेना। तो इंटर रिलीजन मैरिज पर वहां कोई चर्चा नहीं करता पहाड़ी मूल में। बिल्कुल। अब जो है, जो परिस्थितियां बन रही है, अब धीरे धीरे आने वाले समय में 1-2 साल में ये जितना उग्र होंगे उतना ही हिंदू संगठित होगा। और पहाड़ी मूल या नेपाली मूल के जो लोग हैं, बड़े लड़ाके हैं। वो ये ना समझे, जो पाकिस्तानी एजेंसियां ये अगर समझती हैं कि हिंदू कमजोर है वहां, तो हिंदुस्तान के हिंदू के घर में तो तलवार नहीं मिलेगी, लेकिन नेपाली के हर घर में खुखरी जरूर मिलेगी। खुखरी वहां पर एक शांत बात होती है। बिल्कुल। तो इसलिए वहां पे ये संगठन बड़ा मजबूत होगा आने वाले समय में। बिल्कुल। मेरा एक सवाल जयंत जी से है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बिल्कुल, एक सवाल बिल्कुल। जयंत जी जवाब देंगे जयंत जी? पूछते तो दो, बाद में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। पूरे विश्व के संविधान में किसी देश का एक संविधान बताएं जहां सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल हुआ हो, भारत को छोड़ के और नेपाल को छोड़ के। जयंत जी। गलत नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सेक्युलरिज्म की परिभाषा बोलने का तरीका अलग है। नहीं, जो सवाल देखिए, मूल तो आप जो बोल रहे, नहीं, देखो, आपको जो चाहिए वही वर्ड चाहिए। तो फिर केटी शाह, एक मिनट, केटी शाह, बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने सेक्युलरिज्म के बारे में जो कहा है वो एक बार चेक कर लीजिए। वो तो चेक कर, वो आप बताइए, मैं चेक कर लेता हूँ ना। आप बताइए कौन सा देश है भारत और नेपाल को छोड़ करके जिसके संविधान में सेकुलर शब्द है? हाँ, हमको अब देखो, अब होता है क्या, हम एक सवाल पूछते हैं और दोनों मिलकर जवाब शुरू कर देते हैं। देखो, जवाब नहीं, सवाल कर रहे, ठीक है, चलिए आपको जवाब देना है, जयंत जी जवाब देना है आपको। नेहरू को ये यूरोपियन स्टाइल का सेक्युलरिज्म चाहिए था कि अपने अपने स्टाइल से अपना अपना धर्म करो। ठीक है, किसी को अगर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कसम लेनी है तो वो ले सकता है, जैसा भारत में भी ले सकता है। लेकिन अगर इसके लिए भारत ही क्यों भाई? आप जाकर के पाकिस्तान में लीजिए ना, यूरोप में लीजिए, इंग्लैंड में लीजिए। कौन नहीं लेता? क्यों यार ये पाकिस्तान का? ठीक है, तो ये जो आप कैरेक्टर बता रहे हैं, ये जो खूबियां बता रहे हैं जयंत जी, ये खूबियां तो सनातन धर्म में ऑलरेडी है ना, तो फिर उसके लिए अलग से सनातन धर्म तो वो है जो सती करता है, स्त्रियों को जलाता है और एक जाति को दूर रखता है, वो सनातन धर्म है। तुम उसको पुरस्कार करते हो।
ये कहाँ से, ये जहर कहाँ से अपने दिमाग में आपने रखा हुआ है? जैन जी, ये जहर कहाँ से रखा है आपने? ये कहाँ से रखा? ये विष आपके अंदर में कहाँ से आ गया? आपके साथ कुछ हुआ क्या? तुम लाना चाहते हो, आप ये धर्म लाना चाहते हो, दैट इज वाई आपको हरदम हिंदू मुस्लिम करके यहाँ भी राइट करो, वहाँ भी राइट करो, त्रिपुरा की राइट हमारे अमरावती में करो। तो नेपाल में छठ व्रतियों पे जो हमला किया गया वो क्या हिंदुओं ने किया था? देखो, मुझे ये पता नहीं, जो भी किया है नेपाल की अथॉरिटी ने उनको अरेस्ट करना चाहिए। नेपाल की अथॉरिटी ने उनको अभी आपके महाराष्ट्र में पालघर में जो हुआ वो क्या हिंदुओं ने किया था? किसको नादेर में जो हुआ वो क्या हिंदुओं ने किया? अरे जो पालघर में हुआ क्या हिंदुओं ने किया? त्रिपुरा में जो मस्जिद गिरी हुई उसके ऊपर यहाँ क्या ऊपर कहाँ गिरी? कौन सी मस्जिद गिरी है भाई? कौन सी मस्जिद गिरी? कौन सी मस्जिद गिरी है बता दो। जयंत जी, आप नेशनल चैनल पे बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको साबित करना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा। मस्जिद गिरने की बात करी है आपने त्रिपुरा में, आपने मस्जिद गिरने की बात करी है, साबित करना पड़ेगा आपको। आप लोगों ने रूमर फैलाई। अभी अकोला में भी अभी की मैं बात बताता हूँ, अकोला में अभी पूरा कर्फ्यू लगा है। अमरावती के नजदीक वाला शहर है, जिस शहर में मैं अभी मेरा आर्टिकल लिखता हूँ, वहां भी कर्फ्यू लगा है। अरे त्रिपुरा में कुछ हुआ उसके लिए आप पूरे देश को हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। अरे आप कर रहे हो ना, आप जिसके समर्थन में बोल रहे हो वो कर रहे हैं ना। क्योंकि आईटी बीजेपी का आईटी सेल कहाँ? अरे जाके देखो। आप कहीं से कुछ बोल रहे हैं। अविनाश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है जयंत जी, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहते हैं। देखिए आपकी सोच भी पता है, आपकी सोच भी पता है मुझे, आपकी सोच पता है। आपके होम मिनिस्टर है, आप उनको अरेस्ट कर लो ना, रजा एकेडमी को अरेस्ट कर लो, आपको कुछ भी करना नहीं है। क्योंकि आपको रजा एकेडमी को आप करो ना, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट है ना, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट है ना। आप एक बार कहिए उद्धव सरकार को, जो रजा एकेडमी वाले को कर ले वो। अरे अमित शाह बोलो ना, टीपू सुल्तान पार्टी को करे वो। उद्धव ठाकरे तो कर ही रहा है, वो तो अरेस्ट करेगा। कहाँ कर रहा है भाई? रजा एकेडमी को कहाँ कोई नोटिस दिया क्या? रजा एकेडमी टीपू सुल्तान पार्टी को गया क्या? छोड़िए, अरे जयंत जी मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी। मैंने पिछली बार भी कहा था, महाराष्ट्र में रहने वाले पत्रकारों की अपनी मजबूरी होती है। सत्ता के खिलाफ बोल नहीं सकते, सच नहीं बोल सकते, आप सच नहीं बोल सकते। आप, मुझे पता है, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, आपकी मजबूरी है, आप नहीं बोल सकते, ठीक है। प्रोग्राम को खत्म करने का समय आ रहा है। अविनाश जी से आखिरी कमेंट लूंगा, अविनाश जी से आखिरी कमेंट लूंगा, ठीक है जयंत जी। अविनाश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जयंत जी सुन लिया आपकी बात सुन लिए अविनाश जी। जो अग्रवाल साहब जो बात कह रहे हैं वो बहुत सीरियस बात कर रहे हैं जी। पूरे के पूरी तराई एरिया में और पूरी की पूरी बॉर्डर एरिया जो बिहार और यूपी से लगता है, वहाँ पे हजारों में मदरसे आए हैं, हजारों में। और ये मदरसे और कुछ नहीं, ये जिहादी केंद्र है। और आज जो छठ पूजा करने के लिए रोका गया है, ये तो एक शुरुआत है। किस तरह से जिहादी एक्टिविटी तराई के एरिया में और बॉर्डर के एरिया में बढ़ रहा है, वो नीतीश कुमार के लिए और योगी सरकार के लिए और भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए भारत को सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए आज के डेट में नेपाल के अंदर, और अपने स्टेट को सिक्योर करने के लिए नेपाल के अंदर उनको अपनी छाप छोड़नी पड़ेगी। नंबर एक। नंबर दो, सेकुलर की बात करने वाले पार्टी को ये बताना होगा कि जो हज के नाम पे 2014 से पहले हज के नाम पे जो सब्सिडी दी जाती थी, वो कौन सा स्टेट करता था? क्या वो सेकुलर स्टेट करता था या कांग्रेस का स्टेट करता था? तो ये जो तथाकथित जो पत्रकार हैं, जो पारिवारिक पार्टी से जुड़े रहते हैं और उनके बारे में लिख जाते हैं, ये ठाकरे हो या जो भी हो, उनकी तरफ से हमको कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला है। ये आधुनिकता का चोला ओढ़ करके ये हिंदू को बदनाम करने के लिए यहाँ बैठते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए अविनाश जी आपका, महेश जी आपका और जयंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े और अपनी अपनी बातें आपने हमारे सामने रखी, हमारे दर्शक सुन रहे थे। दर्शक जज करेंगे, हम यहाँ जज करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन जो चीजें हो रही हैं, जो बातें जिस तरीके से राजनीति डेवलप कर रही है नेपाल में, वहां पर समय अब आ गया है कि भारत को यहाँ से हस्तक्षेप करना चाहिए या भारत को अपनी पॉलिसी में कुछ बदलाव लाना चाहिए। तभी नेपाल में जो आंदोलन चल रहा है नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो शायद मजबूत हो पाए। और नेपाल में अगर हिंदू राष्ट्र स्थापित हुआ तो निश्चित तौर पे वो दिन भी दूर नहीं जब भारत भी हिंदू राष्ट्र बनेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।